Hello and welcome back to yours on YouTube channel, that is Let's Make DS Easy. I'm Kajal Upadhyay. Hope you all are good. So now we are going to start. अभी तक हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में मील के पत्थर का काम किया और कितना सारा पार्ट अभी भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डाला हुआ है। कई बार इसको लेके क्रिटिसाइज भी किया जाता है एट अ इंटरनेशनल लेवल कि इंडियन ने खुद क्या मेहनत किया। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनने में, ठीक है। तो मेहनत तो बहुत की थी और बहुत सारे संविधान को पढ़ा गया था। इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या किया गया था, रीड आउट किया गया था। अप्रोक्सीमेट 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था इसको बनाने के लिए। तो मेहनत तो बहुत किया, फिर भी हम ऐसे मतलब जनरली मतलब ये इसका क्रिटिक है एट अ इंटरनेशनल लेवल कि हमने बहुत सारी चीजें जो है ना वो 1935 एक्ट से उठाई हुई है, बट वो जरूरी थी इसलिए उठा ली हमने। और जो चीज अपने लिए जरूरी है उसमें शर्म कैसी। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसा कि इसके नाम में ही है, अब हम आजाद होने वाले हैं, ठीक है। इमेजिनेशन करते रहिए और सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए। तो इंडिपेंडेंस एक्ट आ चुका है, यानी कि अब वो तिथि, अब वो डेट आने वाली है जिसका लगभग 200 साल से भारतीयों को क्या था, इंतजार था। अब अंग्रेजी सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जल्द ही भारत को क्या है, आजादी मिलने वाली थी। जहां एक और ये खुशी के पल थे, कहीं ना कहीं दूसरी ओर हमारे लिए बहुत दुखद भी होने वाले थे। मैंने बताया था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर बाद में जाके मुस्लिम लीग जैसी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन किसने किया, जिन्ना साहब जैसे लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना, तो फादर ऑफ द पाकिस्तान नेशन, ठीक है। तो किस तरह से अ, मतलब अपने हितों को साधने के लिए भारत को आजादी तो मिली, लेकिन इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था, इसका जो सोशल मतलब वो था, वो साथ किस कैसे हो गया, डिवाइड हो गया, पार्ट हो गया उसके टुकड़ों में, ठीक है। और ये बहुत ही दुखद था कि उस टाइम पे एक बड़े लेवल का जो है कम्युनल रियॉट्स हुए थे और मस्कार हुआ था, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने के कारण। ये बड़ा ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि दो संप्रदाय को आपस में किस तरह से दोनों संप्रदाय में आपसी लड़ाइयाँ हुई। कहीं न कहीं पहले क्यों नहीं थी वो लड़ाई? तो ये सब जो बीज बो के कौन गया था? ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इन सारे बीजों को बो के गई थी, जिनको कुछ जो गद्दी के लालची लोग थे, जो जी मतलब ऐसे फादर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन, जिन्होंने अपने लाभ के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया और ब्रेन वॉश किया हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, जो अभी तक हमारे साथ मिलके रहती थी, उसका, और फॉर्मेशन हुआ पाकिस्तान का। तो चलते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं। इससे पहले देखिए, बहुत सारे स्ट्रगल हुए। जैसे कि मैंने बताया था 1935 और 1919 पढ़ने से पहले मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए थे कि एट अ वर्ल्ड लेवल क्या हो रहा था। आजादी से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उससे ठीक 1 साल पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था। ऐसे ही इंडिपेंडेंस एक्ट जब आया, इससे ठीक 2 साल पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडियन लोग भी थे, जो किसके पार्ट थे, ब्रिटिश आर्मी के पार्ट थे, ठीक है। इंडियन आर्मी ही थी मतलब वो। तो एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि चला कब तक, 1939 से 1945 तक, ऑलमोस्ट 6 इयर्स, ठीक है। विश्व का एक बड़ा मतलब हिस्सा, लगभग सभी देश, कुछ कॉलोनी बन के और कुछ डायरेक्ट इस युद्ध में क्या थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो 6 साल तक लगातार, तो आप समझ ही सकते हैं जब एक युद्ध चल रहा है तो रिसोर्सेज की क्या हालत हुई होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जहां विश्व पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, जैसे कि इसकी समाप्ति ही कैसे हुई थी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी साकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है।
तो बहुत दुखदाई भी था। और किस तरह से अमेरिका तो खैर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बाद में आया था, सेकंड में भी बाद में आया था, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं इसका इंडिया ने क्या एडवांटेज लिया था। पहले वॉर में भी ब्रिटेन लड़ा था, इंग्लैंड लड़ा था, दूसरे में भी लड़ा, हमारी सेनाएं भी भेजी गई, जापान भी भेजी गई, इधर भी भेजी गई। ठीक है, और यही वो दौर था जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज बनाई थी। आजाद हिंद फौज के नाम से, मतलब हमारी जो फौज है वो किसी की, जो प्रेजेंट इंडियन नेशनल आर्मी है वो बनाई थी कि अब हम किसी के क्या हैं, गुलाम नहीं है। ठीक है, एक फ्री फोर्स बनाई थी। चलिए, और वो पहले इंसान थे जिसने भारत के जो एक मतलब आइसलैंड था उसको क्या करा दिया था, आजादी से 4 साल पहले ही फ्री करा दिया था। आप लोगों ने सुना होगा इन 1943। कौन था, कौन सा था, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो उसको क्या करा दिया था, 1943 में ही फ्री करा दिया था, क्योंकि वहां पे जापानीज आ गए थे। आप अभी भी घूमने जाएंगे, मैं पर्सनली वहां पे गई हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी जाइए, अवेयर होंगे हर चीज से। और खास तौर से काला पानी से, कि कितना काले पानी की जो जेल जिसको बोला जाता है, सेंट्रल जो वहाँ की जो जेल है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो लोग थे उनको क्या किया गया, थ्रेट किया गया, और क्या क्या उन्होंने टॉर्चर सहा। ठीक है, कैसे डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया वीर सावरकर जी को। तो जानिए अपने इतिहास को, और खास तौर से इतिहास को जानने का अच्छा तरीका है कि आप उन मॉन्यूमेंट्स पर क्या करें, विजिट करें, अगर अफोर्डेबल है तो। नहीं है, आसपास भी कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा अपने आप को जानने का, अपने देश को जानने का, और अपनी जो भौगोलिक स्थिति है, इतिहास है अपना, अपनी जो राजनीति है उसका जो बैकग्राउंड है, उन सबको जानने का। तब आपको पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा, और डेफिनेटली यू विल क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड का एडवांटेज लिया, मैंने बोला गांधी जी 1942 तक, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, कभी नहीं बोला उन्होंने कि आप क्या करो, भारत छोड़ दो। ठीक है, कभी नहीं बोला कि आप क्या करो, इंडिया को छोड़ दो, हमारा इंडिया है, हमें आजाद कर दो, डायरेक्टली कभी नहीं बोले वो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट चलाए और पूरे इंडिया को क्या किया, यूनाइट किया, सिचुएशन का लाभ उठाते हुए। देखिए, पहले जो उनके कुछ आंदोलन हुए, शुरुआत कब की गई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट सामने आ चुका था, तब भी गवर्नमेंट कमजोर थी। लेकिन बीच में कुछ कुछ चीजें ऐसे हुई कि थोड़ा सा और एक्सटेंशन होना पड़ा। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने वाला था, उन्होंने सोचा यही समाप्त क्या होने वाला था, लगभग 42 तक 3 साल तो चल ही चुका था, कि यही एक मौका है जब उनके जो घुटने हैं, किसके, इंग्लिश के, ब्रिटिश के, वो कमजोर है, और क्यों ना इन घुटनों पर मार दिया जाए क्या, हथौड़ा। ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए और अपने जो अधिकार है उनकी क्या की जाए, मांग की जाए। तो 1942 में उन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, कि अब आप क्या करो, भारत को छोड़ दो, पहली बार उन्होंने बोला था। और इसमें एक जो सबसे बड़ा जो कोज था इस मूवमेंट का, वहां थी अंग्रेजों की वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कमजोरी, क्योंकि वो बौखलाए हुए थे। ठीक है, लगभग हारते हारते जीते थे ये। जर्मनी और इटली, ये एक अलायंस था। ठीक है, और फासिस्ट और नाजिस्ट थे यहाँ पे, तो ये जीतने ही वाले थे। फिर गड़बड़ ये हो गई कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, और अमेरिका की एक जो सिविल मतलब जहाज होती है, क्रूज शिप बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वो युद्ध में डुबो दी गई। अमेरिका को गुस्सा आ गया था, तो फिर वो बीच में इन्वॉल्व हुआ। तो आपने देखा कि मतलब हुआ क्या, कि जो लोग 5-6 साल लड़ रहे हैं, चाहे वो कितना भी जीतने वाले हो, रिसोर्स तो खत्म हुए हैं, और जो लड़ाई नहीं है लास्ट में आया है उसके पास तो रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं, तो फटाफट से उसने क्या किया, खत्म करा मामला। और जापान को तो कैसे घुटनों पे लेके आया था, आप लोग सब जानते हैं। हालांकि वो सरेंडर करने वाला था, पर अमेरिका को ना रिप्रेजेंटेशन करना था अपने किसका, अपने हथियारों का, कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हालांकि जर्मनी में अगर हिटलर गलती नहीं करता,
उसका जो साइंटिस्ट था, आई फॉरगॉट द नेम, वो मतलब वो यहूदियों से ना चिढ़ता था, ठीक है? तो सारे निकाल दिए थे। उसने जाके न्यूक्लियर बना दिया था अमेरिका में। तो वो रिप्रेजेंटेशन करना था, जापान घुटने टेकने वाला था। चलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाते हैं, कम बैक टू द पॉइंट, ठीक है? होप आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट इसकी तरफ क्या होने लगा होगा, क्रिएट होने लगा होगा। आते हैं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? अब अंग्रेजों को लगने लगा था, ऐसे उनका जो एम्पायर था वो क्या होने लगा, चरमराने लगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को फिर से क्या किया, जेल में डालना शुरू किया, मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, पर अब वो ये समझ चुके थे कि अब तुमसे हैंडल होने वाला नहीं है, ठीक है? और धीरे धीरे वो सरेंडर करने को क्या होने लग गए थे, सरेंडर क्या मतलब हाथ खड़े कर दिए थे कि ठीक है चलो बाद में तुम्हारी बात मान लेते हैं, और आने वाले 2 से 3 साल में हमारी बातों को क्या किया गया, मानना शुरू किया गया। तो एक डेट है जो इम्पोर्टेंट है, इस डेट को याद रखिए, 20 फरवरी 1947, 20 फैब 1947। क्या हुआ था इसमें, ब्रिटेन के या इंग्लैंड के पीएम थे क्लेमेंट एटली, ठीक है? उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी इस तारीख को, कि इस तारीख को यानी 30 जून 1948 को इंडिया क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इंडिया को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, ठीक है? तो ये डेट इन्होंने कब की डिक्लेयर की थी पहले आजादी की, 20 फरवरी को बोला था, लेकिन कब के लिए, 1948 के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद के लिए, 1.25 साल बाद के लिए, 15 महीने बाद के लिए। लेकिन ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हुए कि आनन फानन में इनको क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, और जो डेट थी वो 48 से घटा के कब लानी पड़ी, 47 में, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? देखिए क्या हुआ, भारत में कम्युनल रियोट्स ने जड़ पकड़ ली। आपसी भेदभाव इतना पैदा हो गया था कि लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू थे। उधर मुस्लिम लीग, ठीक है, जो अपनी एक ही डिमांड पे अड़ी हुई थी, क्या, कि हमारे साथ भेदभाव होता है, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है, वी वांट अ सेपरेट कंट्री, ठीक है? और कौन थे ये दावा करने वाले, जिन्ना साहब, ठीक है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया है, ठीक है? तो जब देखा कि छोटे छोटे दंगे हो गए हैं और एक राष्ट्र की मांग की जा रही है, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है? कि जो मुस्लिम हैं उनको क्या किया जाए, एक अलग राष्ट्र दे दो, ठीक है? एक अलग राष्ट्र दे दो। तो अंग्रेजों ने भी इस बात को क्या किया, इजीली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब उनको पता था हमें तो भारत छोड़ना है। तो काफी प्लान्स आए, ठीक है? तो जो जिन्ना साहब थे उन्होंने बोला कि मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र बनाओ। अब भारत का कौन सा ऐसा कोना नहीं है जहां मुस्लिम बहुल आबादी थी, इतने सारे स्टेट को पाकिस्तान कैसे बनाया जा सकता था, पॉसिबल था? हैदराबाद में मुस्लिम कम्युनिटी आज भी ज्यादा है, ठीक है? उधर बंगाल में, ठीक है? इधर सिंध एरिया में, पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब जो था, सिंध प्रांत जो था, सिंध प्रांत, बलूच प्रांत, ठीक है? इसमें कोई कमी नहीं थी मुस्लिम्स की। तो आप बताओ 3 पार्ट में उसको डिवाइड कैसे करोगे? तो सुनिए, 3-4 जो है प्लान दिए गए, जिसमें जिन्ना साहब ने दूसरे प्लान में ये बोला था कि आप एक काम करो, जहां जहां मुस्लिम है वहां वहां हमको क्या करो, उसे क्या बना दो, पाकिस्तान बना दो। बोला अच्छा ऐसे कैसे पॉसिबल है, आधे मुस्लिम यहाँ, आधे यहाँ, देखिए यहाँ मैप एक्चुअली स्पेस कम रह गया बोर्ड पे, तो मैप जो है इधर बना दिया है, यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो बांग्लादेश है, जिसको मैंने इधर वो किया, बंगाल, मतलब जो हमारा पहले बंगाल था, ठीक है? यानी एक कौन सा कोस्ट हो गया, वेस्टर्न, और एक ईस्टर्न हो गया एक, ठीक है? अब इन्होंने बोला ये जो 2 एरिया ये चुने गए, अभी तक देश में 565 प्राइंसली स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थी, 565 टिल द टाइमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, 565 क्या थी, प्राइंसली स्टेट्स भी थे,
ठीक है, प्रोविंसेस थी। अब क्या हुआ, हुआ ये कि फाइनली डिसाइड हुआ कि ठीक है, हम क्या करेंगे, विभाजन के लिए आपको परमिशन दे देंगे। इस पर आने से पहले कुछ पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, नजर डालेंगे। तो पार्टीशन की परमिशन तो दी जा रही है, चलिए यहाँ देखिए। ये तो 20 फरवरी 1947 को ही डिक्लेयर कर दिया था कि अब ब्रिटिश रूल भारत पे क्या हो जाएगा, इंडिया में समाप्त हो जाएगा। एक और कहानी है कि इंडिया को ना इंडिया टर्म क्यों नहीं दी गई, भारत टर्म क्यों नहीं दी गई। जिन्ना साहब बड़े दिल से चाहते थे कि इंडिया ना अपना नाम कुछ और रखेगा, ठीक है। तो उसको लेके आजकल डिस्प्यूट होता है। भारत था उसके नजर में कि जो दो देश बनेंगे इंडिया से अलग होके, एक पाकिस्तान हो जाएगा, एक भारत हो जाएगा। और नेहरू जो कि चूज किए गए फ्रीडम के बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनको चूज करने वाला कौन था, गवर्नर जनरल ही था। मैं बताऊंगी गवर्नर जनरल दोबारा कैसे आया, ठीक है। तो नेहरू जी ने इस बात पे मंजूरी दे दी कि आप भारत का नाम इंडिया ही रहने दो। जिन्ना साहब को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई। आप पूछेंगे उनका क्या लेना देना इस बात से। वो ये बात उनको इसलिए गवारा नहीं हुई क्योंकि भारत, इंडिया जो कि पूरे वर्ल्ड में अब क्या थी, एक बड़ी कंट्री थी, ठीक है। और लोग उनको ये बोले कि इंडिया से एक जो है नेशन क्या हुई है, अलग हुई है। वो ये चाहते थे कि लोग क्या कहें, अंग्रेजों ने दो देश आजाद कर दिए, अंग्रेजों की आजादी से दो देशों का निर्माण हुआ, ये कहना चाहता था वो, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो वो चढ़ गया था इस बात पे, ठीक है। इंडिया बोला तो ये पता था कि ये इंडिया से अलग हुआ है, और दो अलग नाम दिए जाते तो लोगों को क्या लगता है, जिस एरिया को आजाद किया है वहां पे दो नई कंट्रीज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों में बड़ा अंतर था, तो वो अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते थे, ठीक है, बात ये है। तो ये बात उनको गवारा नहीं हुई थी। चले आते हैं, तो ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा, ये डिक्लेयर तो इसी डेट को हो चुका था। लेकिन फिर मैंने जो बताया कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए, जो कम्युनल रिवोल्ट्स थे उसमें लाखों लोग मारे गए, ठीक है। वो कैसे, चलते हैं आगे। उन्होंने बताया, बोला आगे, जो भारत की स्थिति है, मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग कर दी है। प्राइंसली स्टेट क्या रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उसमें जम्मू कश्मीर एक अच्छा उदाहरण है। ये क्या था, प्राइंसली स्टेट, ठीक है, यानी एक प्रोविंस थी। कौन था यहाँ पे राजा, हरि सिंह। लैंडलॉक्ड एरिया था ये, ठीक है। तो प्राइंसली स्टेट कितने, 565। तो जो अंग्रेजों ने प्रावधान दिया आजादी का, वो क्या दिया, एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, और जो देसी रियासतें हैं उनको खुली छूट है क्या, कि अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहती हैं पाकिस्तान में चली जाएं, और भारत में रहना चाहती है भारत में रह जाएं, और इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो इंडिपेंडेंट है। तो भाई कोई किसी यूनियन की गवर्नेंस को इजीली क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो सोच सकते हो भारत कितने टुकड़ों में दिखता, कितने टुकड़े दिखते हैं इंडिया के। हालांकि बड़ा श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस चीज का, कि उन्होंने बड़ी सहजता से मैक्सिमम जो प्राइंसली स्टेट थे उनको किसमें मिला लिया, इंडिया। फिर भी दो तीन अड़े हुए थे, जैसे जोधपुर। जोधपुर की अगर बात की जाए, एक विधवा से, मुस्लिम विधवा थी, उससे शादी की थी जोधपुर के राजा ने, ठीक है। अब वो वाइफ के कहने में जोधपुर को कहाँ शामिल करने वाले थे, पाकिस्तान में। जोधपुर की कम्युनिटी कौन सी है, मैक्सिमम हिंदू। वो तो जोधपुर के जो राजा थे उनके पापा सरदार पटेल के दोस्त थे, तो इन्होंने जाके कान खींचे और तब उन्होंने वो साइन किया। पता नहीं उस दिन रात को क्या आया, जब सरदार पटेल अगले दिन उनके पास पहुंचे, उससे एक दिन पहले जिन्ना इसके पास पहुंच गया था, जोधपुर के राजा के पास में, और साइन करने वाला था। पर उस टाइम पता नहीं उसके दिमाग में भगवान ने क्या चलाया, क्या नहीं चलाया, क्या कह सकते हैं क्या नहीं, ऑटोमेटिकली उसने साइन नहीं किया और वो उठ गया। अगले सुबह सरदार पटेल पहुंचे और उसको कन्वे कर लिया इंडिया में शामिल होने के लिए। तो भगवान भी नहीं चाहता था कि जोधपुर जो है किसमें शामिल हो, पाकिस्तान में। ऑटोमेटिक रिएक्शन दिया उन्होंने, कि मतलब कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, तो उन्होंने बोले मेरे को और टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो उन्होंने उस पर साइन नहीं किया था,
ठीक है, पाकिस्तान के साथ अलायंस में। हैदराबाद जो कि साउथ इंडियन कोना है, ठीक है, क्या है, साउथ इंडियन कोना है। वो कहता था मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। अब हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान में जाना चाहता है, कैसे पॉसिबल है? हैदराबाद की जो जनता थी वो निजाम के शासन से परेशान थी। तब भारतीय सेना को कार्रवाई करके निजाम से क्या दिलाई गई थी? मुक्ति दिलाई गई थी हैदराबाद को। और इस तरह से हैदराबाद का विलय किया गया था किसमें? इंडिया के अंदर। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। बोले प्रोवाइडेड पार्टीशन इन टू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन कैसे? एक ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा पॉपुलेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इधर ज्यादा मुस्लिम्स थे, इधर ज्यादा मुस्लिम थे, यानी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में। अब बीच में क्या था? पूरा रास्ता था। पाकिस्तान को यहाँ अगर जाना है यहाँ से तो किससे परमिशन लेके जाना पड़ेगा? इंडिया से। और जितने लड़ाई दंगे हो चुके थे सिखों के, मुस्लिमों के और हिंदुओं के, तो इतना आसान था क्या निकलना? समझ रहे हो कितना डिस्टेंस होता है? ऑलमोस्ट 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। नहीं, अगर डायरेक्ट रूट देखा जाए तो एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट कम से कम 400-500 700 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर मैक्सिमम मान लो आप इसको, ये कोस्ट से ये कोस्ट जाना, ठीक है। या फिर ऊपर चाइना जैसी कंट्रीज से परमिशन लेके जाओ, कितना घूमेगा, कितना कोस्ट लग जाएगी, दूसरी कंट्री क्यों परमिशन देगी, ठीक है। तो उनका जो प्लान था जिन्ना साहब का, वो ये प्लान था कि बीच में से एक रास्ता बना दो, वो हमारा पाकिस्तान बन जाएगा। बीच में से हम रास्ता क्यों दे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे सेना खड़ी नजर आती, यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए। माउंटबेटन ने बोला पागल हो गया क्या, ठीक है। और सरदार पटेल, नेहरू, इन सबसे बात की हुई थी। तो फोर्थ माउंटबेटन प्लान है कब? 3 जून 1947 को, ठीक है। फोर्थ माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें यही बात की गई कि जैसे कि मैंने बताया, भारत को दो भागों में बांटा जाता है, एक भारत और एक इंडिया एंड एक पाकिस्तान, ठीक है। और जो पाकिस्तान में जो एरिया होगा वो होगा सिंध पंजाब वाला, ठीक है, वेस्टर्न पाकिस्तान। और ये क्या हो गया, जो आज बांग्लादेश है, ये पहले क्या था? ईस्टर्न पाकिस्तान था। और ये क्या था? वेस्टर्न पाकिस्तान। और ये पूरा क्या था? इंडिया। बहुत दिक्कतें हुई। हरि सिंह ने भी अपने आप को क्या किया था? इंडिपेंडेंट ट्रांसलेट स्टेट घोषित कर दिया था इनकी पॉलिसीज के तहत, ठीक है। आगे पॉइंट में पढ़ते हैं कैसे। तो इस तरह से पाकिस्तान दो खंडों में बट गया। अब इतनी दूर रूल करना मुश्किल था, तो रिजल्ट 1971 में क्या हुआ, जरा सा बता देते हैं 1 मिनट में, कि ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। कैसे बना? ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? बांग्ला। और इधर उर्दू और सिंधी और भी बहुत सारी, बलूच, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उर्दू को उन्होंने मेजोरिटी में रखा है। अब ये जबरदस्ती इन पे क्या थोपते थे? उर्दू। भाषा कोई कैसे छोड़ेगा भाई, समझ रहे हो। इनका कहना था कि जो बांग्ला है उसमें हिंदी टोन आती है। और आपने देखा होगा जो बांग्लादेश की औरतें हैं वो साड़ी पहनती हैं, सूट वूट नहीं पहनती वो, ठीक है। वो क्या पहनती है? साड़ी। और साड़ी किस किस कल्चर का साइन है? हिंदू कल्चर का, ठीक है। तो मैं तो बस एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, सरकारें जो बनती थी वो यहीं की बनती थी, सब कुछ यहीं का होता था। बहुत रैपिडली हम इसको बताते हैं। इनको क्रश करना शुरू किया इन्होंने, एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी, बहुत सारे लोग मारे, धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना ने क्या किया? खून खराबा किया। और ये भाग के कहाँ गए थे? इंडिया में। जिसके बाद तुम्हें याद होगा कि ये भी एक कारण बना था इमरजेंसी का। इंडिया में इतना सारा जो विदेशी पॉपुलेशन था वो माइग्रेट कर गया था, हमारे पास रिसोर्सेज पहले ही कम थे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एबोलिश वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड गवर्नर जनरल टू बोथ टू डोमिनियन, ठीक है। अब पहले माउंटबेटन प्लान पढ़ रहे थे हम, हाँ माउंटबेटन प्लान पाइए। तो माउंटबेटन प्लान में क्या कहा गया कि भारत को, इंडिया को आजादी दी जाती है, एक देश पाकिस्तान बनेगा, जो देसी रियासतें हैं उनको ये आजादी है कि वो क्या कर सकती हैं? वो क्या कर सकती हैं? भारत में जाना चाहो भारत में चले जाओ, पाकिस्तान में जाना चाहो पाकिस्तान में चले जाओ, और इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो इंडिपेंडेंट रह लो। किसको बोला ये? किसको बोला ये?
जिन्ना बोले प्राइंसली स्टेट्स को ये बोला गया कि अगर आपको इंडिया में रहना है तो इंडिया में रहिए, पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान। ठीक है, चलिए, इतनी बोरिंग नहीं है हिस्ट्री कि आपको याद न रहे। और इसी डेट को डिक्लेयर हुआ था क्योंकि दंगे शुरू हो गए थे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के, कि चलो जल्दी जल्दी में विभाजन, आजादी जो है पहले ही दे देते हैं। और 15 अगस्त 1947 इस डेट को डिक्लेयर किया गया। कब? 3 जून 1945 को। कि हम पहले डेट कौन सी दी थी? 30 जून 1948 को, फरवरी में। लेकिन दोबारा से जो हुआ, इनकी मीटिंग हुई 3 जून 1947 को। माउंटबेटन ने अपना प्लान बताया और प्लान के साथ साथ क्या बताया गया कि भारत, इंडिया कब आजाद हो जाएगा? 15 अगस्त 1947 को। तो ये डेट कब डिक्लेयर की गई थी? 3 जून 1947 को। और पहले जो डेट दी थी वो 20 फरवरी को आई थी, जो कि क्या थी? 30 जून 1948। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से शुरू करते हैं, दोबारा से देखते हैं फटाफट इसके पॉइंट्स को देखते हैं। गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जैसे कि इसके नाम में छिपा हुआ है, ब्रिटिश रूल का जो है एंड होना शुरू हो गया है। तो इसने क्या किया है? पार्टीशन कर दिया है भारत का दो देशों में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और दोनों डोमिनियन है, मतलब अपना अपना डोमिनेंट है उनका। ठीक है, स्वायत्ता है। वायस राय का एवोल्यूशन हो चुका है, याद रखना। वायस राय क्या है? एबोलिश कर दिया गया है। और उसकी जगह पे फिर से क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल, जो कि कब एबोलिश हुआ था? बताइए आप लोग। इससे पहले भी, वायस राय से पहले क्या होता था इंडिया में? कब एबोलिश किया था उनको? 1858 में, जब क्राउन रूल इंडिया में आया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया था? वायसराय बना दिया था। ठीक है, अब वापस से एबोलिश कर दिया गया है किसको? वायसराय को। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दे दिया गया है दोनों ही डोमिनियन को। और जो लास्ट वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड माउंट बेटन, जिन्होंने ये प्लान दिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कौन बना? आजाद भारत का। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार क्वेश्चन में दे देता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दोनों में अंतर हो गया ना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया वही जो लास्ट वायसराय था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया कौन था? लॉर्ड ब्रिटेन, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? एक गवर्नर जनरल चुना गया, जिसको वायसराय को ही मतलब बना दिया बाद में उन्होंने, जिसको किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिश किंग ने, ब्रिटेन के राजा ने। चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। इट एम्पायर टू बोथ टू डोमिनियन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही देशों को कहा गया कि आप अपने अपने संविधान क्या करो? बना सकते हो, आप इसके लिए फ्री हो। इंडिया ने भी बनाया था। ठीक है, इंडिया के तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली है वो पहले 1946 में ही स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने डिक्लेरेंस कर दिया था। ये तो बाद में किया, खैर इससे भी पहले ही उन्होंने अपना संविधान क्या किया था? बनाना शुरू कर दिया था 1946 में। ठीक है, दिसंबर 1946 में। वो पढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे आएंगे आगे। और उनको ये भी कहा आप अपना संविधान बना लो, और जो ब्रिटिश ने अभी तक एक्ट बनाए हैं उनको अपने संविधान से हटा भी सकते हो, या फिर उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, जो मर्जी आपका आप करो, पूरा भी नया बना सकते हो। ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे उनको भी आप रख सकते हो या उनको भी हटा सकते हो। ठीक है, रिपील कर सकते हो, हटा सकते हो। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को क्या किया कि आप जो है अपनी, अभी तक कोई सरकार नहीं है, याद रखना, देश आजाद हुआ है। देश को कौन चलाता है? पार्लियामेंट, सरकार, लेजिस्लेचर चलाती है। तो जब तक आपका संविधान नहीं बनता, भारत में तो पहली बार सरकार कब बनी थी? 1950 में बनी थी। ठीक है, जब तक आपका संविधान नहीं बनता, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर हैं दोनों ही देशों के, वो क्या कर सकते हैं? एज अ लेजिस्लेचर काम कर सकते हैं। समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा था दोनों कंट्रीज के? इंडियंस। अब वो छोड़ के चले गए हमारे भरोसे, और क्या कह के गए कि आप एक काम करो, जब तक आपका संविधान बन के तैयार नहीं होता, जो कि नवंबर 1949 में हुआ था तैयार, आजादी के लगभग 2.5 साल बाद, 2.25 साल बाद। ठीक है, तो तब तक कौन कानून बनाएगा? तो उन्होंने कहा जो संविधान लिख रहे हैं ना, वही देश को चला भी सकते हैं। वो मतलब लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, एज ए लेजिस्लेचर वर्क कर सकते हैं। समझ आया? यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे, अगला। ठीक है, और उसके बाद में है
अबोलिश ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी फॉर इंडिया नहीं बनाया था, कब बनाया था, जब वायसराय आए थे तब ये आए थे, इसका भी क्या कर दिया, इसको भी एबोलिश कर दिया गया है। उसके बाद में प्राइसली स्टेट को ग्रांट किया गया कि आप या तो भारत में चले जाओ या आप पाकिस्तान में चले जाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप आजाद भी रह सकते हैं। ये माउंटबेटन प्लान में है ये बात, ठीक है। तो राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर, जिसको लेके आज भी भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पास है ना ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स और इन सब की कोई कमी नहीं है, मतलब ये क्या है, मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल इसका जो वो है। लेकिन इसकी जो बुरी किस्मत है वो इस मामले में है कि ये एक लैंडलॉक्ड एरिया है। लैंडलॉक्ड एरिया होने का जो डिसएडवांटेज ये होता है कि उसको किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, एक ओशनिक वे चाहिए, और ओशन के लिए या तो इसको पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ेगा इधर अरब सागर में आने के लिए, या फिर इंडिया पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसने पहले तो शुरू में क्या काम किया, पाकिस्तान से दोस्ती कर ली, ठीक है। अब इसको पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं लगे, हालांकि यहाँ का राजा हिंदू था और पॉपुलेशन ज्यादातर क्या थी, मुस्लिम थी, ठीक है। तो पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं लगे, क्योंकि मेजोरिटी जो थी किसकी थी, मुस्लिम की थी, तो पाकिस्तान को ये लगा कि मैं तो कश्मीर पे भी कब्जा कर लेता हूँ। और ये वही किस्सा है जब 1948 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। पाकिस्तान ने कबायलियों की फौजें किसमें किस घुसा दी, किसमें, कश्मीर में। तो उनको पीछे हटाने के लिए फिर दोनों में लड़ाई हुई। अब जब कबायली कश्मीर में घुसने लगे, मारने लगे, मस्कार मचाने लगे, ठीक है, खासतौर से हिंदूज को और एरिया को कैप्चर करने लगे, तो हरि सिंह को कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा किसके अलावा, इंडिया के अलावा। इंडिया के पास भागे भागे आए सरदार पटेल के पास में, और उसी टाइम पे एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कमीशन का पेपर जो है सरदार पटेल ने किसके सामने रख दिया, हरि सिंह के सामने रख दिया, और हरि सिंह को बोला ठीक है हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, सेना भी भेजेंगे, लेकिन तुम इस पे साइन करो। और साइन सिर्फ इतना करना है कि तुम अपना संविधान भी अलग रख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि 370 के तहत था, तुम रूल भी खुद कर सकते हो, क्योंकि भाई उसकी भी कंडीशन माननी थी। लेकिन बस इसमें यह लिख दो कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसका पार्ट है, भारत का। इस बात के लिए सहमत हो गया, और ये किस कंडीशन के साथ, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया जीतता है तो तुम भारत का हिस्सा बनोगे। तो हम बिल्कुल सही वे में है ना, पाकिस्तान झूठा क्लेम करता है, चाइना को भी इनवाइट कर लिया, इवन जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये वाला, और ये ऑलमोस्ट किसका, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो, ठीक है। तो इसमें तो अब क्या हुआ, जो कबायली थे वो भगाए गए, युद्ध लड़ा गया, ठीक है। लेकिन तब तक वो हमारे जो कुछ रीजन है कश्मीर का उसमें क्या कर चुके थे, एंट्री कर चुके थे, भागे नहीं वो, वहां से निकले नहीं वो, ठीक है। दूसरी जो बैड लक था कि वहां की पॉपुलेशन कौन थी, मुस्लिम थी, और उस टाइम किसके फेवर में बैठ गई जाके, पाकिस्तान के में। तो फिर क्या कर सकते थे, एक हद तक और पीछे खदेड़े, जहां तक खदेड़े गए वहां तक खदेड़ दिया, फिर पाकिस्तान ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। इस तरह से आज भी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और हरि सिंह ने जो की कंडीशन थी उसके तहत इंडिया में कश्मीर का क्या किया गया, विलय किया गया, और जो कि लीगल भी था और वैलिड भी था, ठीक है। और उनको परमिशन दी गई एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम की डिमांड थी वो, बाद में उसको अब मोदी गवर्नमेंट ने आपने देख ही लिया, हटा दिया, रिपील कर दिया उसको यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से कश्मीर का एक अलग संविधान था, अलग पार्टी, और ये सब कैसे था। चलते हैं आगे। तो एबोलिश ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ये हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन एंड प्रोविजन बाय द, अच्छा इसमें कहा गया कि जो गवर्नेंस है, आप जब तक आपके संविधान नहीं बनते हैं तब तक आप कौन से एक्ट के तहत चला सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हो, रूल कर सकते हो, मतलब इन रूल को तब तक आप इंप्लीमेंट करके रख सकते हो, जब आपका बन जाए तो खत्म कर देना, इसमें से कुछ लेना चाहो तो ले लो, पूरा खत्म करना चाहो तो करना। तो हमें जो इंपॉर्टेंट लगा हमने वो ले लिया। चलते हैं आगे, ठीक है। डिसकंटिन्यू सिविल सर्विसेज को, क्या अब सिविल सर्वेंट कहां से चुन के आ रहे थे, लंदन से आते थे। हमारे लिए कौन सी परीक्षाएं रखी गई थी, पीएससी की, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और इसको सिविल सर्वेंट जो कि सिविल सर्विसेज जो थी उसको डिसकंटिन्यू किया गया, क्योंकि अंग्रेज ही जा रहे हैं। और जो ये पोस्ट होती थी कुछ, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट की जाती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनको भी क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म किया गया, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है इंडिपेंडेंस के अंदर घुसा, और बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद में 1949 में हमारा संविधान प्राप्त होगा।
कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको अभी तक सारे एक्ट समझ में आए होंगे, और कल जो आपको चैप्टर स्टार्ट करना है उससे पहले प्लीज इनका एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि अभी भी इनके बहुत बहुत सारे लक्षण जो है हमारे संविधान में मौजूद हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लासेस मैंने इन पे लंबी ली ताकि एक एक एक्ट समझ में आए, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर ये एक्ट्स याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आशा करते हैं आपको क्लासेस पसंद आई होगी, और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसको इंटरलिंक करना बहुत ही जरूरी है, उसको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जैसे भी आप लिंक करके पढ़ सकते हैं, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। थैंक यू।